देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में हुए हिंदू नाबालिग अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुरोला में जिहादियों के बढ़ते हौसलों के बाद हिंदू समाज काफी ज्यादा आक्रोशित है। हिंदू समाज सड़कों पर उतरने का आह्वान कर चुका है। आज इसी को लेकर हिंदू समाज महापंचायत करने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड ने ये कि मन बना दिया है कि इन जिहादियों को उत्तराखंड से भगाना है। सभी गांव वालों से और सभी क्षेत्र वालों से निवेदन करती हूँ कि अपने गांव में जैसे मुसलमान लोग हैं उनको ना आने दे। आपने समय समय पर देश भर से हिंदुओं के पलायन की खबरें सुनी होंगी। इस्लामिक प्रताड़ना के कारण कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ। जिहादी उन्माद के कारण असम, बंगाल, केरल सहित देश भर से हिंदुओं के पलायन की खबरें भी आती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड भी जिहादी संक्रमण से दूषित हो रहा है। इससे पहले ये संक्रमण कैंसर का रूप लेता देवभूमि के हिंदू जाग उठे हैं। देवभूमि के हिंदुओं ने जिहादियों के विरुद्ध सीधा मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला का हिंदू इस समय सड़कों पर है। हिंदुओं का आरोप है कि इस्लामिक जिहादियों की नजर उनकी बहन बेटियों पर है। कुछ दिन पहले एक नाबालिग हिंदू बच्ची को जिहादी तत्व अपहरण कर ले जाने की साजिश रचते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद हिंदुओं का धैर्य जवाब दे गया। आखिर हिंदू कब तक सहेगा, कभी तो कुछ कहेगा। इस वाक्य को याद कर हिंदुओं ने देवभूमि को जिहादी मुक्त करने का संकल्प ले लिया। उत्तराखंड ने ये कि मन बना दिया है कि इन जिहादियों को उत्तराखंड से भगाना है। बस एक ही नारा है कि इनको उत्तराखंड से भगाना है। हम लोग शांतिप्रिय अब तक रह चुके हैं, पर अब नहीं रहेंगे। ये हमारे बहु बेटियों को बहला फुसला कर और नाबालिग लड़कियों को ले जा रहे हैं। उसके सुना है कि इसमें बड़े बड़े इनाम रखे हैं लोगों ने, जिहादियों ने। जानकारी मिली है कि हिंदुओं के आक्रोश के बाद पुरोला से 42 मुस्लिम दुकानदार पलायन कर चुके। कुछ जगहों पर हिंदुओं ने मुस्लिम दुकानों से बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिए। मुस्लिमों की दुकानों पर पर्चे चिपका दिए, जिसमें 15 जून तक पुरोला छोड़ने की बात कही गई है। हिंदू समाज का ये आंदोलन सिर्फ जिहादियों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ऐसे हिंदुओं के खिलाफ भी है जो जिहादियों का साथ दे रहे हैं। और हम लोग मकान मालिकों को चेताएंगे, पहले समझाएंगे। यदि उसके बाद नहीं हुआ तो हम उसका सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। चाहे हमारे अपने लोग क्यों नहीं है, उनका जो उनको जगह देगा, शरण देगा, हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। सभी गांव वालों से और सभी क्षेत्र वालों से निवेदन करती हूँ कि अपने गांव में जैसे मुसलमान लोग हैं उनको ना आने दे। इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध देवभूमि के हिंदुओं का ये रौद्र रूप ये बता रहा है कि अब हिंदू जिहादी अत्याचार को स्वीकार नहीं करेगा। अब हिंदू अपने ही देश में पलायन नहीं करेगा, अपनी बेटियों का शिकार नहीं होने देगा, बल्कि जिहादी सोच का अनुसरण करने वालों के विरुद्ध महासंग्राम करेगा और देवभूमि को जिहाद मुक्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कहना कि प्रशासन ने जो भी क्या गलत किया है, हमारा पूरा धार्मिक संगठन एक था और हम सभी लोग आज पुरोला जाने वाले थे। और हम इसमें प्रशासन ने अगर इसमें आपत्ति जताई है तो हम इनका जोर से विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। और हम इसमें अपना कदम पीछे नहीं रखेंगे, हम आगे इसमें बढ़ेंगे और हम अपनी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। संघर्ष समिति ने जो स्थान तय किया है, जो कार्यक्रम तय किया है, उसी स्थान पे होगी। प्रशासन का काम जिहादियों का संरक्षण करना है, तो हमें जिहादियों को ठीक करने का काम है। मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठा सकूं। मेरी 9 साल की बेटी को 3 दिन तक बंधक बना के कोई रखेगा, उसका बलात्कार करेगा और मैं उसकी आवाज़ ना उठा सकूं, इतना बंधक नहीं बनेगा हिंदू समाज। हम अपनी बेटियों के लिए खड़े हुए हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो लव जिहाद करेगा, जो जिहाद उत्तराखंड में करेगा, उसे उत्तराखंड में रहने का अधिकार किसी भी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर ये मुहिम चलेगी। जो योजनाबद्ध तरीके से नाम बदलकर हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, जो एक षड्यंत्र के रूप में किया जा रहा है, उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ड्राइवर, टैक्सी रिक्शा कितने हैं वो भी आपको जानकारी दे देते हैं। 2001 में आपको बता दें 91% हिंदू थे, तो वहीं मुस्लिम की अगर बात करें तो 2023 में 89% मुस्लिम है। उत्तरकाशी में ड्राइवर और टैक्सी रिक्शा इस मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिमों की आबादी लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। अगर फल सब्जी व्यापारी की अगर हम बात करते हैं तो 2001 में हिंदू जो कि 99% थे, अगर हम 2023 में यानी कि मौजूदा साल की बात करते हैं तो 99.09% मुस्लिम उत्तराखंड में हो चुके हैं। और अगर हम 2011 की बात करते हैं कि मुस्लिम आबादी 2011 में उत्तरकाशी में कितनी थी तो 3554 थी। 2023 की अगर हम बात करें तो 7000 हो चुकी है मुस्लिम आबादी उत्तरकाशी में। तो 96% ये आबादी बढ़ी है। मौजूदा हालात की बात करें तो 7000 मुस्लिम उत्तरकाशी में है। अगर उत्तरकाशी में मुस्लिम दुकानदारों की हम बात करते हैं तो 2011 में इनकी संख्या 123 थी जो हिंदू थे, तो वहीं अब 2000 मुस्लिम थे जो अब 2023 में 713 हो चुकी है। तो यानी कि मुस्लिम आबादी उत्तरकाशी में लगातार बढ़ती जा रही है, मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है। और अगर हम उत्तरकाशी में मंदिरों से संबंधित व्यवसाय की अगर हम बात करें तो 2001 में 99% हिंदू थे, और अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में 89% अब मुस्लिम है उत्तरकाशी में, जो कि मंदिरों में व्यवसाय चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। और अगर हम नाई की बात करें या फिर बाल काटने वालों की बात करें, उत्तरकाशी में हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं। 2001 में 86% हिंदू थे, तो 2023 में 97% मुस्लिम है उत्तरकाशी में जो कि नाई है, बाल काटते हैं। लगातार मुस्लिमों की संख्या उत्तरकाशी में बढ़ती जा रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, लगातार लव जिहाद के मामले, धर्मांतरण के मामले, लैंड जिहाद के मामले उत्तराखंड से अधिकतम मात्रा में सामने आ रहे हैं। तो वहीं अगर नाई बाल काटने वाले की बात करें तो 2001 में 86% हिंदू थे। 2023 की अगर हम बात करते हैं, लगातार मुसलमान की आबादी में ये इजाफा नजर आ रहा है। 97% मुस्लिम उत्तरकाशी में नाई है। और अगर हम फल सब्जी व्यापारी की बात करते हैं उत्तरकाशी में तो 2001 में हिंदू की मात्रा 99% थी, और 2023 में मुस्लिमों की जो मात्रा है, संख्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। 99.09% हो चुकी है मुस्लिमों की आबादी उत्तरकाशी में। मुस्लिम आबादी लगातार उत्तरकाशी में बढ़ती जा रही है। 2011 में 3554 थी, तो वहीं 2023 में 7000 हो चुकी है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाओं को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को सोची समझी साजिश बताया है और कहा है कि इससे माहौल खराब हो रहा है। दरअसल रुद्रपुर के ग्राम छतरपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से मिलने आए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता करने वाले स्वर्गीय होराम की पत्नी से मुलाकात की है और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से भी मुलाकात की और मोदी सरकार के 9 वर्ष में लिए गए कार्यों पर उनके साथ विचार विमर्श किया, चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इससे संबंधित मामले सामने आ रहे हैं, लोगों का आक्रोश वहां लगातार बढ़ता जा रहा है और निशाने पर एक समुदाय को लिया जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि तनाव वाले इलाकों में शांति बहाल की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। इसके जरिए उन्होंने एक वर्ग विशेष के बीच बढ़ रहे भय के माहौल को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा है कि उत्तराखंड को लव जिहाद का सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे और जबरदस्ती धर्मांतरण करने वाले एक एक करके पकड़ में आ रहे हैं। उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सब लोग हैं जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, जो ज़बरदस्ती धोखाधड़ी देते हैं, एक एक करके आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। नियमानुसार उन पर मुकदमे चलेंगे।
अनुमन्य धाराओं में मुकदमे चलने के बाद जिसमें जितनी सज़ा होगी सज़ा भी होगी। ये तो यहीं के लिए, देश के लिए ख़राब बातें हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये कोई सोची समझी साजिश लगती है। इस तरह से कई बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। हमारी सरकार जो काम कर रही है उससे सब हम लोग प्रसन्न हैं। ठीक काम कर रही है, होना भी चाहिए। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत टिफिन बैठक का आयोजन सैन्य धाम निर्माण स्थल में हुआ, जिसमें प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और मसूरी मंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बैठक की और दोपहर भोज भी किया। टिफिन बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार में प्रत्येक जनमानस को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि विकास तीर्थ सैन्य धाम को 93 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना एवं पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से पूर्व इसको पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले लेकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। सरकार द्वारा धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। वहीं नकल को रोकने के लिए भी नकल कानून में कई कड़े नियम बनाए गए हैं और जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू कर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2024 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2024 में उत्तराखंड की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। प्रदेश में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। को 9 साल हुए और 9 साल के अंदर मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। जहां पहले हम विदेशों से खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 100 से अधिक देशों को आयात की जगह निर्यात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार जहां विदेशों से हम हथियार लिया करते थे, 70 से अधिक देशों को हथियार देने का काम हम कर रहे हैं। कोविड काल के अंदर जहां देश में 2 अरब 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम इस सरकार ने किया, वहीं 70 से अधिक देशों को फ्री टीका भी जो है भारत ने दिया। और रिकॉर्ड समय में, अगर आपको ध्यान होगा, पोलियो का टीका बनाने में भारत को 40 साल लगे थे। रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी दिशा निर्देशन में कोविड का टीका बनाया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसके तहत सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। तो वहीं हरिद्वार पहुंची बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। डॉक्टर स्वराज विद्वान का ये कहना है कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर नकल विरोधी सख्त कानून बना है। तो वहीं धर्मांतरण को लेकर भी मुख्यमंत्री द्वारा सख्ती के साथ कानून बनाया गया है, जिससे जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण ना किया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा नहीं चलने वाला है। इनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के सांसद अपना रिकॉर्ड तोड़कर लोकसभा में प्रवेश करेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री है, कर्मयोगी मुख्यमंत्री है, उन्होंने
इस पर कड़ी नजर वो बनाए हुए हैं। यदि कोई गलती करता है तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने तो कठोर कानून भी बना दिया है। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का भी कठोर कानून बना है। कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। अब जिहाद जैसा मुद्दा आपने बोला है वो नहीं चलने वाला है। 2024 में हमारी 5 सांसद यहाँ से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके पुनः संसद में जाएंगे ये, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में ट्रैफिक जाम व अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर अपर सचिव पर्यटन रविशंकर ने मसूरी पर्यटन से संबंधित सभी अधिकारियों की जमकर क्लास ली है। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अधिकारी चाहे तो कोई भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, परंतु उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने मसूरी में कार्यरत सभी अधिकारियों को अपने काम के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को मसूरी में यातायात नियमों के साथ नो पार्किंग और सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने पर सख्त कार्रवाई कर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। पर्यटकों का आवाजाही बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। उसको जो है सुधारने के लिए अभी विभिन्न मुद्दों पर सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक किया गया है। तो उसमें केम्प्टी फॉल्स से अगर कोई देहरादून जाना चाह रहे हैं तो उनको हाथी पाँव होते हुए जो है जो रास्ता है उसी में जो है वन वे होकर के जो है डाइवर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो है जो यहाँ का जो इन्फोर्समेंट है, पार्किंग का इन्फोर्समेंट है, अवैध इलीगल पार्किंग में जो जितना भी गाड़ियाँ लगी है उसको अमाउंट बढ़ाने वाले जो मुद्दे हैं, पेनल्टी बढ़ाने वाले मुद्दे हैं, और किंग क्रेग पार्किंग जो बन रखा है वहाँ से शटल सर्विसेज चलाने वाला मुद्दा है। इस प्रकार का विभिन्न मुद्दों पर जो है अभी विचार विमर्श किया गया है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ, एनआईटी के निदेशक, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सिंचाई विभाग की जीवीके जल विद्युत परियोजना की अस्थायी तौर भूमि दी गई है, तो वहीं श्रीनगर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन व श्रीनगर में मौजूद यूकाडा की भूमि को एनआईटी श्रीनगर को आवंटित करने को लेकर बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि एनआईटी उत्तराखंड समेत अन्य संस्थानों का विस्तार हो सके। तो वहीं इस दौरान ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित स्वित व डूंगरी पंथ के निवासियों के लिए पुनर्विस्थापन से पूर्व स्वीकृत धनराशि के उपयोग को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जो आज निर्देश दिए गए थे, इसमें आयुक्त महोदय और विभिन्न विभाग भी मौजूद थे, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर डायरेक्शंस दिए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो एनआईटी के एक्सपांशन को लेकर, एनआईटी के कुछ पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को लेकर था। सिमिलरली जो नर्सिंग कॉलेज बनना है मेडिकल कॉलेज के साथ में, तो उसके लिए जो लैंड दी जानी है, तो इस तरीके के डिफरेंट इश्यूज से आपका रेलवे के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी क्लियर किया जाना था। नगर निगम के कई सारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसको लेकर भी डायरेक्शंस दिए गए थे। तो हम लोग माननीय मंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में तेज़ी से प्रोग्रेस के लिए ट्राई करेंगे। अक्सर देखने को मिलता है कि चारधाम में आने वाले यात्री कई बार यात्रा के रूट पर कूड़ा फैलाकर चले जाते हैं, जिससे कि प्रदेश की वन संपदा को खासा नुकसान होता है। जो कूड़ा यात्रियों द्वारा गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है वह ज्यादातर प्लास्टिक होता है, जैसे कि पानी की बोतलें, खाने पीने की चीजों के पैकेट या फलों के छिलके। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है और सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगे।
साथ ही यदि कोई इस प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा फैलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का काम भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग में विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और इन स्पेसिफिक और इन जनरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम कदम उठाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन के लिए 3 डिफरेंट विशेष दल गठित कर रवाना की है। 24 मई से ये अभियान हमारा शुरू हुआ है और ये 3 टीम, एक ऋषिकेश के लिए जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, टेहरी वाला क्षेत्र कवर करेंगे, एक रुद्रप्रयाग के लिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब कवर करेगा और तीसरी टीम उत्तरकाशी के लिए जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख तक ट्रेक रूट कवर करेगा। ये 3 टीम द्वारा हर दिन लगभग 80 से 85 किलोमीटर का ट्रैवल करते हुए जहां जहां सॉलिड वेस्ट पड़ी हुई है, जहां जहां प्लास्टिक वेस्ट पड़ी हुई है, जहां जहां लीगल सॉलिड वेस्ट है, उसका निरीक्षण कर उसकी सोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके डिस्पोजल के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पे लोकल बॉडीज को और संबंधित संस्था जो ये गंदगी के लिए जिम्मेदारी माना गया है उनको भी नोटिस दी जा रही है। प्लास्टिक वेस्ट भारी मात्रा में आ रही है और उन वेस्ट को डिस्पोजल के लिए उचित कदम उठाने की दिशा में अवेयरनेस भी ये टीम उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं पहाड़ में कुछ स्थानों पर शाम को ही वर्षा की फुहारों से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो देहरादून समेत 6 जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी समेत कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। तारीख को और 15 तारीख को बात करें तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने वाली है। 15 तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना, इस तरह की जो चीज़ें वो देखने को मिलती है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर रिश्तों को तार तार करने का एक मामला सामने आया है। एक आरोपी युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने ससुर और बुआ की हत्या कर दी और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर नदी में बहा दिए। तो वहीं पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों धर्मेंद्र सिंह और गुरुदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल किला खेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा काजी की रहने वाली जोगेंद्रो कौर अपने घर, आपको बता दें, जोगेंद्रो कौर अपने घर से लापता हो गई थी। तो पुलिस ने बोर नदी में सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस को 3 मानव अंग बरामद हुए और मृतका और गुरमीत सिंह की शिनाख्त यहां पर की गई है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए सैकड़ों लोगों से पूछताछ की और तमाम सीसीटीवी कैमरे चेक किए। जांच के दौरान पुलिस को मृतक गुरमीत सिंह को अंतिम बार गुरुदेव सिंह और धर्मेंद्र सिंह के साथ देखे जाने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने गुरुदेव और धर्मेंद्र को धर दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद के कारण अंजाम दिया गया। कि लगातार जो है
कुछ मतलब गुरुद्वारा और ऐसे संगठन हो गया, सामाजिक संगठनों से मिल के वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस चलाइए और वहाँ पे खुद भी जाइए और उस गांव में जो है ये सब क्राइम से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा ये सब, है ना। तो बट अंत में हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं कि इतनी गहनता से, इतनी संवेदनशील मामला को लॉ एंड ऑर्डर भी टैकल करना था, पब्लिक को भी टैकल करना था, परिवार को भी हैंडल करना था, ऊपर से प्रेशर भी रहता है डबल मर्डर का। इसके बावजूद भी धैर्य और संयम के साथ काम लिया और बिल्कुल सलीके से इन्वेस्टिगेशन किया। इसको बोलते हैं ना, प्रोफेशनल पुलिसिंग का ही रिजल्ट मिलता है, भले डिलेड मिलता है पर सही मिलता है। हमारा डीजीपी साहब यही कहते हैं, तो इसी बात को मैं टीम को भी दोहराना चाहूँगा, प्रोफेशनल पुलिसिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, करते रहना चाहिए। डीएनए हो चुका है, हमने तीनों जो सैंपल्स लिया है, मानव अंग मिल चुके हैं, उनको अलग अलग डीएनए सैंपल मिला है और उसका मिलान हम गुरमीत का एक बेटा एक बेटी और जोगेंद्र का एक बेटी के साथ मिलान कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन तो परिवार वालों ने कर भी दिया, पर इन्वेस्टिगेशन के मजबूत साक्षी के लिए हम डीएनए मिला रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर आपको बता दें कि राजधानी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर इंद्रेश नगर में आधी रात को घर में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए कोरोनेशन अस्पताल पुलिस ने भेजा। इस बात को लेकर समाज सेवक हिंद प्रताप सिंह ने यह भी जानकारी दी कि मृतका के परिजनों का कहना है कि आधी रात को उनके घर पर कुछ लड़के आए थे, जिसके बाद उन्हें उनकी बेटी मृत हालत में मिली थी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि परिजनों के अनुसार मृतका का शादाब कुरैशी नाम का एक मित्र है, जो अपने पूरे परिवार के साथ मासूम हिंदू लड़कियों को प्रेम प्रसंग में फंसाने का कार्य करता है और मृतका की सहेली को भी बहला फुसलाकर फंसाने की कोशिश की गई थी। इस मामले को लेकर सीओ सिटी नीरज सेमवाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया से मामला आत्महत्या का लग रहा है, जिसे स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकेगा। बीती रात लक्सर कोतवाली के अंतर्गत सुल्तानपुर पुलिस चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल व उनकी टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लक्सर में अवैध खनन का धंधा अक्सर चलता रहता है। बीती रात हुई कार्रवाई में पुलिस ने एक जेसीबी मशीन सहित एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किया है। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार रहेगी, किसी को भी अवैध खनन नहीं करने दिया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया परेशान है। कई दिनों से अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के क्रम में जो है सुल्तानपुर चौकी द्वारा कल रात्रि को एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन करते हुए जो है पकड़ा और सीजर की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। जैसे कि इसमें एक कंबाइंड टीम भी गठित है और सूचना पाने पे टीम एक्टिवेट होती है और वो तुरंत इस पर कार्रवाई करती है, तो इसलिए लगातार इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। रुड़की में आज एआरटीओ ऑफिस के बाहर की दुकानों की पुलिस के साथ मिलकर सघन चेकिंग की है और आपको बता दें कि आसपास की दुकानों में क्या क्या कार्य किए जाते हैं और कुछ संदिग्ध या गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चेकिंग की गई है और आम जनमानस या कार्यालय में आने वाले लोगों को कोई असुविधा या अतिरिक्त शुल्क ना लिया जाए, इसकी हिदायत भी यहाँ पर दी गई है। यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति दलाली करता हुआ या लोगों को असुविधा देता हुआ पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।